चर्चा खूब है आपके नाम की। नेता को चर्चा में रहना चाहिए। आईएनएलडी का सच क्या है? छाया बन गई है बीजेपी। अभय चौटाला ने वोट दी तो साबित हो जाएगा कि बीजेपी की बी टीम है। अभय सिंह जी को क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। अभय चौटाला तो ये भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को भले ही ना पता हो कि कैंसिल किसने किया है, एक एक का नाम मैं बताऊंगा। बताना चाहिए उनको। 2022 में आपके विधायकों ने क्रॉस वोट किया। 2022 में क्रॉस वोट करने वाले बीजेपी में चले गए। पीएम आया सीएम आया वाले नारे दुष्यंत दिग्विजय की तरफ से आते थे। पहले से बता दिया जाता था तेरे को ये नारा लगाना है, तू ऐसे बोलेगा। तो स्क्रिप्ट दी दिग्विजय चौटाला ने कि जस्सी ये नारे लगाने हैं। मैं कभी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बना। आईएनएलडी की टूट का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? महत्वाकांक्षा दोनों तरफ से ही रही होगी, ताली तो एक हाथ से नहीं बनती। इंडियन नेशनल लोकदल में आपने बहुत करीब से काम किया, दिल लगा के काम किया, क्यों छोड़ी पार्टी? संघर्ष किया पार्टी, उन्होंने भी छो बदली। पिताजी से 10 एकड़ जमीन मिली, मैंने 3 एकड़ जमीन बेची। एएनएलडी के प्रोग्राम में पैसे लगाए आप? बिल्कुल मैंने मेहनत की, लेकिन मैं ब्लेम नहीं कर रहा। 5 कांग्रेस के विधायक एक साथ, सेम टी शर्ट सेम जैकेट। मुख्यमंत्री जी पंजाब चुनाव है, तीसरे दिन पगड़ी बांध के आ जाते हैं, उनसे तो कोई नहीं पूछा। आपके खुद के नेता ये कहते हैं कि भाई क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? 150-200 लोग उनकी सद्भाव यात्रा में एक सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। हमने तो कोई प्रत्यारोप नहीं कर। जो 32 विधायक हैं वो भी एक हैं क्या साथ में? तो हमारे 32 ही बच गए, टोटल 32 के 32 ही। ये चुनाव भले ही आप जीत गए हो, लेकिन जीत कर भी ये हार ही है आप। ये चुनाव बहुत बड़ा मैसेज दिया है। थैंक यू चौटाला साहब, आप आए नहीं, आपने वोट नहीं डाला। डाल देते, किसने मना किया था? अगर कुमारी शैलजा की पसंद से नारनौंद में टिकट दे दी जाती तो कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक सीट और कम हो जाती। किसी ने कुमारी शैलजा के लिए वो टिप्पणी की और वो गलत। वो व्यक्ति दूसरी पार्टी का निकला। जर्नैल सिंह ने कहा कि मैं अकेला नहीं मिल के आया सीएम साहब, सारे विधायक छुप छुप के मिलते हैं। जाएंगे, हमारा हक है। किरण चौधरी कह रही है 40 साल तक भूल जाएं कांग्रेस वाले, बीजेपी सरकार बनाएगी, कोई और नहीं आने वाला है। नहीं भाजपा की हुई ना। 5 लोग ही कह रहे हैं हुड्डा साहब हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। थोड़ी शर्म तो कम से कम इन लोगों को है। मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास गद्दार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जस्सी पेटवार के लिए क्या है? मेरे नेता हैं। अभय चौटाला को क्या कहना चाहेंगे? अगर थोड़ा सा भाषा संयमित रहे तो बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं। दुष्यंत चौटाला को क्या नसीब? मेरी नसीब से भी और कुछ नहीं है। हर कोई कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बनना चाहता है। कोई भी कह सकता है कि मुझे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं और हरियाणा न्यूज पे द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट, उस पॉडकास्ट को देख रहे हैं जिसमें हम तमाम उन नेताओं से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनके बारे में आपके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं और आप उसके जवाब तलाशने की कोशिश अक्सर करते हैं। हमें लिखते भी हैं और हमें बोलते हैं कि आप उस नेता से बातचीत कीजिए, उसको अपने पॉडकास्ट में लेकर आइए और उनसे तमाम ये सवाल हमारे हैं ये भी पूछिए। तो हमने सोचा कि मिलवा देते हैं आपको उन नेताजी से जो आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, ट्रेंडिंग है, चर्चा हो रही है हर जगह पे। पहली बार विधानसभा पहुंचे, पहली बार चुनाव लड़ा और जीत गए, बन गए विधायक और बहुत ही ऐसी सीट से चुनाव जीते जिस सीट के ऊपर घमासान उनकी खुद की पार्टी में ही था और सामने वाले जो कैंडिडेट थे वो भी बहुत ही हैवी वेट कैंडिडेट थे, उनको भी हराया। दिग्गज राजनीति के कैप्टन अभिमन्यु कहे जाते हैं, माने जाते हैं, बीजेपी में एक बहुत बड़ा कद भी है, उसके बावजूद भी चुनाव हार जाते हैं कैप्टन अभिमन्यु और उनको चुनाव हराने वाले जस्सी पेटवार विधायक नारनौंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस पॉडकास्ट में आज चर्चा उन्हीं से, सवाल उन्हीं से। जस्सी जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी। चर्चा खूब है आपके नाम की, हर तरफ देख लो जस्सी पेटवार ही दिखाई दे रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, टीवी चैनल्स पे देख लो। इतनी लाइमलाइट क्यों ले रहे हैं? शुभचिंतक हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं। बस वो बोलते हैं तो आदमी चर्चा में आ जाता है। कुछ लोगों की पीछे पड़ने की आदत है, वो आजकल मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो अच्छा है, राजनीति में नेता को चर्चा में रहना चाहिए। बट मेरे साथ मेरे कुछ पुराने सहयोगी हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। पुराने वाले मतलब आईएनएलडी वाले? कुछ भी, इन्हीं को ज़्यादा दिक्कत है मुझे लगता है कि मेरे विधायक बनने से। और शायद यही इन्हीं की बयानबाजी मेरे प्रति ज़्यादा आ रही है आजकल। तो ठीक है, वो मेरे बारे में कुछ बोलते हैं और फिर अगर कोई ढंग का आदमी बोलता है तो उसका जवाब देना पड़ता है।
तो बहुत सारी बातें आपके बारे में आजकल की जा रही हैं और बहुत सारे बयान भी वायरल हो रहे हैं आपके। इंडियन नेशनल लोकदल में जब आप थे 2019 में, हम भी हिसार में पहुंचे थे अपना चुनावी स्टूडियो लेकर। तब बतौर आईएनएलडी के नेता आपने अपना पक्ष रखने का काम किया और जब आईएनएलडी में थे तो पार्टी के लिए काम तो करना स्वाभाविक ही है। उस वक्त की बहुत सारी वीडियोज़ आजकल आपकी वायरल हो रही हैं। उस वक्त दिखाया जा रहा है कि भाई कैसे चौटाला साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, कैसे अभय चौटाला जी की तारीफ़ कर रहे हैं और अब बिल्कुल उलट हो गया है। अब सिर्फ हुड्डा साहब ही हुड्डा साहब दिख रहे हैं जस्सी पेटवार को। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, कार्यकर्ता होना गर्व की बात है। उस समय मैं आईएनएलडी में था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकर्ता थे, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम किया, चाहे चौधरी अभय सिंह जी के साथ काम किया हो, चौधरी अजय सिंह जी के साथ काम किया हो और दुष्यंत जी के साथ काम किया हो। उस समय लगा था कि भी जो बीजेपी जब से होश संभाला है, ये लगा है कि भी बीजेपी की जो विचारधारा है वो बांटने की विचारधारा है और किसान और मजदूर के विरोध की विचारधारा है। तो ये महसूस होता कि भी आईएनएलडी जब इकट्ठी थी तो भाई इस बार 2014 में जब ये सरकार बनी तो ये था कि भी 2014 में आईएनएलडी की सरकार बनेगी, किसान मजदूर को, कमेरे वर्ग को फ़ायदा होगा, एक ऐसी सरकार जिसकी सुनवाई होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं बना पाई सरकार 2014 में, चौटाला साहब सरकार नहीं बना पाए तो सारा वो हो गया। फिर संघर्ष किया। तो जब जहाँ रहें, जिस विचारधारा के साथ रहें, उस विचारधारा की तो बातें की जाएंगी। हाँ, मेरे कहने से ना सच बदल जाता। जो सच है, जो तथ्यों की बात होगी, वो तथ्य मेरे मुंह से निकले, आपके मुंह से निकले या किसी और व्यक्ति के मुंह से निकले, सच सच रहेगा, सच बदल नहीं सकता। आज के समय में राजनीति का सच क्या है? आईएनएलडी का सच क्या है, पहले तो ये बताइए। आज के समय में आईएनएलडी का सच ये है कि आईएनएलडी छाया बन गई है बीजेपी की, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आईएनएलडी के 2 विधायक हैं। जब कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव लेके आई क्राइम के ऊपर, अपराध के ऊपर विधानसभा में, मैंने खुद कहा कि आपको विपक्ष का साथ देना चाहिए, वो बीजेपी के साथ बैठे रहे। जब भी कांग्रेस आपने किसी विधायकों को कहा या? मैंने आईएनएलओ के विधायकों को कहा। अच्छा, आपने आदित्य? हाँ, और जब भी कांग्रेस कोई प्रदर्शन करती है, सरकार को घेरने का काम करती है, आईएनएलडी के विधायक बीजेपी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये तो सदन की बात है जो मैं देखता हूँ। वो सुबह शाम जब भी वो बोलने के लिए उठते हैं तो कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे प्रहार करने का काम करते हैं। तो वो तो कहते हैं ना भाई चौटाला भाई, क्यों ना बोलूं हुड्डा साहब के खिलाफ। जिस हुड्डा ने हमें जेल भेजने का काम किया, हमें फंसाने का काम किया, उस हुड्डा के साथ कैसे चला जाऊं मैं? तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि भाई अगर हुड्डा हमें बोल देते तो हम साथ आ जाते? फिर ये दो बातें कैसे चलेंगी? वो कहते हैं कि हम कांग्रेस विरोध में पैदा हुए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो कांग्रेस विरोध में पैदा हुए हैं। चौधरी देवीलाल जी तो कांग्रेस से चेयरमैन भी रहे हैं और चौधरी देवीलाल जी जब उप प्रधानमंत्री थे, हमारे हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहा था कोई व्यक्ति देश में बैठ के, बड़े फक्र की बात है चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने। उस टाइम भी तो कांग्रेस के समर्थन से ही वो उप प्रधानमंत्री बने थे। तो कांग्रेस विरोध राजनीति में नासथाई होना चाहिए। और अगर हम सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो जो हमारे साथ है आज, जब हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम सब किसान मजदूर कमेरा वर्ग इस बात को सोच के चल रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को स्टेट से बाहर करना है, देश से बाहर करना है, सत्ता से बाहर करना है, तो फिर विपक्ष जब पूरे देश का विपक्ष है तो ये साथ क्यों नहीं आते? ये हमेशा, पिछली बार भी राज्यसभा का चुनाव हुआ था, अभय सिंह जी ने बीजेपी को वोट दे दिया और जो उनके जो इंडिपेंडेंट उनके पास तो वोट मांगने गए थे कार्तिकेय शर्मा, तो वोट मांगने तो अब की बार भी गए थे, अब की बार भी दे देते। सतीश नांदल जी तो कह रहे हैं कि मैं तो वोट मांगने गया और मेरी यहाँ भी भरी थी कि वोट देंगे, अब की बार भी दे देते। आप लोगों ने तो उनको जीने नहीं दिया ना, बार बार कहते रहे हुड्डा साहब। अगर अभय चौटाला ने वोट दी तो साबित हो जाएगा कि बीजेपी की बी टीम है। अगर अभय चौटाला ने वोट दी तो पता चल जाएगा बीजेपी की बी टीम है। अभय चौटाला को इस चुनाव में वोट डालनी नहीं चाहिए। तो हुड्डा साहब ने बार बार कह के डरा दिया शायद, या ये बता दिया कि अगर बीजेपी के पक्ष में बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को अभय चौटाला के विधायक वोट देते हैं तो किरकिरी बहुत होगी। अभय सिंह जी तो देखिए, व्यक्तिगत मैं बहुत सम्मान करता हूँ अभय सिंह जी का, लेकिन अगर राजनीतिक विचारधारा की बात आएंगी तो फिर 2 विचारधाराएं आपस में टकराएंगी तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। चौधरी अभय सिंह जी
तो ये कहते हैं कि मेरी तो घर की पार्टी है, मैं अपना मन करेगा वो करूंगा, तो फिर वो हुड्डा साहब के कहने पे क्यों जाएं? और हुड्डा साहब ने तो केवल एक बात कही थी कि भी अभय सिंह जी को क्लियर स्टैंड लेना चाहिए कि वो INLD बीजेपी के साथ जाएगी या कांग्रेस के साथ जाएगी। मुझे तो कहीं क्लियर स्टैंड नजर नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 10 दिन के बाद, इलेक्शन के 10 दिन के बाद, और कहते हैं वो हमारे एक विधायक भाई हैं वहाँ से, आदित्य देवीलाल, अभय सिंह जी के साथ बैठे थे, वो कहते हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमें कहते ना तो दलित कैंडिडेट थे, हम कांग्रेस को वोट दे देते। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई, आदित्य देवीलाल जी को इलेक्शन के 10 दिन बाद पता चला कि ये कैंडिडेट दलित है, और 10 दिन बाद उनको ये महसूस हुआ कि ये कैंडिडेट। अभय चौटाला तो ये भी कहते हैं जब दीपेंद्र ने राज्यसभा का चुनाव लड़ना था तब तो हुड्डा साहब आ गए थे मेरे पास, गोडे हाथ भी लगाया था कि भाई आपका भतीजा है, आप सपोर्ट करो, अपने भतीजे को जितवाओ राज्यसभा का चुनाव। अब करमवीर बौद्ध के लिए क्यों नहीं आए हुड्डा साहब? क्यों नहीं गए करमवीर बौद्ध के लिए हुड्डा साहब वोट मांगने अभय चौटाला के पास? शब्दों में बड़ी मर्यादा होती है प्रतिमा जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे ख्याल से अभय सिंह जी से 15-20 साल बड़े ही उम्र में, और उनके इस तरीके की शब्दावली की गिड़गिड़ाए, मांगे, पैरों के हाथ लगाया, मुझे लगता है कि राजनीति में हम इस तरीके की भाषा नहीं होनी चाहिए। चाहे मैं बोलूं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोलें, चाहे अभय सिंह चौटाला जी बोलें। दूसरा, अब आप मुझे एक बात समझा दीजिए, मुझे लगता है कि जो दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो भी बहुत समझदार लोग हैं। कांग्रेस को राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए 31 वोट की जरूरत थी और हमारे पास 37 वोट थे। तो जिस बीजेपी ने ये डील विधायकों के साथ की, क्या किया, कैसे क्रॉस वोट का, कैसे उनको मनाया, या क्या उनकी डील हुई है, तो मैं नहीं जाना चाहता उस पर तो, बट बीजेपी के अलावा तो किसी को नहीं पता था। हमारे पास तो 6 वोट एक्स्ट्रा थे, 31 ही वोट हमें जीतने के लिए चाहिए थे, फिर 5 वोट क्रॉस हो गए, हमारे पास फिर भी 32 वोट बच गए। अब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास 6 वोट एक्स्ट्रा हैं तो क्यों दूसरी पार्टी के पास जाएं? एक बात। दूसरी बात, प्रतिमा जी मुझे इस बात का जवाब चाहिए, INLD वाले भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमसे वोट मांगा नहीं। उसका जवाब ये है कि कांग्रेस के पास पहले ही एक्स्ट्रा थे, और चुनाव जब डिक्लेयर हुआ राज्यसभा का, उससे पहले ही INLD कहने लगी थी एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। क्या INLD ये नहीं कह सकती थी कि एक दलित उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा है, एक मजदूर से, गरीब परिवार से उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा है, अगर कांग्रेस चाहती है तो INLD उसके पक्ष में वोट डाल सकती है? वो क्यों वो नहीं कह सकते थे? लेकिन सब बातें अपने हिसाब से। अब आ जाइए, अब कहते हैं 3:30 बजे अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमें कहते कि उनके 5 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया तो हम वोट डालने चले जाते। अरे मूर्ख किसको बना रहे हो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 4 बजे तक गिनती थी, शाम के 4 बजे तक 5 वोट क्रॉस हो गए, सही बात है। कितने वोट बचे कांग्रेस के पास? 32। जीतने के लिए चाहिए 28। कांग्रेस के पास तो फिर भी 4 वोट एक्स्ट्रा थे। हाँ, कैंसल का जो खेल रचा बीजेपी ने वो तो रात के 11 बजे शुरू हुआ है, क्योंकि आपत्तियां चुनाव आयोग में चली गई, तो वहां से जब परमिशन आई दोबारा चुनाव की गिनती शुरू कराने, गिनती तो रात के 11 बजे शुरू हुई ना, तो 32 में से 28 आपको जीतने के लिए चाहिए, 5 हमारे क्रॉस वोट हो गए, 1 वोट हमारी चलो कैंसिल कर दी तो 6 होगी ना, फिर भी हमारे पास 31 थी, 3 वोट फिर भी कांग्रेस के पास एक्स्ट्रा थी। अब ये तो जो 3 वोट जो धक्काशाही से जो कैंसिल की गई हैं, जिसका आधार बीजेपी ने जो बनाया, अब वहाँ हमारे जो एजेंट वहाँ मौजूद थे, जो काउंटिंग एजेंट थे, और जो हमारे कैंडिडेट वहाँ थे, या जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो तो सारी चीज़ें बयां कर रही है कि भाई 3 वोट, जो मैं फैक्ट्स की बात करता हूँ प्रतिमा जी, मैं किसी को ना मूर्ख बनाने का प्रयास करता, 3 वोट जो कांग्रेस की इनवैलिड की गई है वो 6 बार वैलिड की गई है, ये फैक्ट्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए। आउट ऑफ 4 जो आप कह रहे हैं, 3 आउट ऑफ, एक तो पहले ही कर दी, परमवीर सिंह जी की वोट तो पहले सीक्रेसी लीक में उन्होंने कैंसिल कर दी, उस पे भी मैं आऊंगा, आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। 3 वोट जो कैंसिल की गई वो 6 बार वैलिड करने के बाद 7वीं बार उनको इनवैलिड किया गया है। लेकिन अभय चौटाला बार बार ये कहते रहे कि कांग्रेस, आप लिख के ले लो मुझसे, 30 से नीचे ही रहेगी, 30 से नीचे ही रहेगी, 30 तो फिर विधायक नहीं छू पाएंगे। किसी बीजेपी वाले ने, जैसे जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी
फील्डिंग कर रहे थे, कभी अजय सिंह चौटाला जी को फ़ोन कर रहे थे कि आप कैंडिडेट बन जाओ, कभी किसी को कह रहे थे कि आप कैंडिडेट बन जाओ। और अभय सिंह जी को पता होगा कि किस किस से इनकी बात चल रही है, हो सकता है इनको जानकारी हो पूरी। वो अभय चौटाला तो ये भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को भले ही ना पता हो कि क्रॉस वोट किसने किया है, मैं बताऊंगा, एक एक तो का 5 नाम ने किया है, 5 का सबके सामने नाम है। कैंसिल किसने किया है, एक एक का नाम मैं बताऊंगा। बताना चाहिए उनको, उनको इतनी जानकारी है, क्योंकि हम तो तभी तो उनको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। जो जानकारी हमें नहीं वो उनको है, जो जानकारी बीजेपी की नहीं उनको है, तभी तो कहते हैं हम। अब 3 वोट तो रात के 11 बजे कैंसिल हुए ना, और वो खड़े होके कहते हैं 3:30 बजे भूपेंद्र हुड्डा हमें कह देता तो हम वोट डालने चले जाते। अरे यार, पागलों का जमाना थोड़ा ही है। मतलब हमारे पास तो 28 जीतने के लिए चाहिए थी हमें, तो 3 तो हमारे पास तब भी एक्स्ट्रा थी। वो तो रात के अंधेरे में बीजेपी जो खेल खेलना चाहती थी वो नहीं खेलने दिया हमने, हमारा कैंडिडेट जीता। अब चर्चा प्रतिमा जी, लेकिन 5 पसीने तो आपके भी छूट गए थे। लड़ाई में आते हैं, लड़ाई में जब मजबूत लड़ाई में सामने वाला ताकतवर हो और तानाशाह हो तो पसीने क्या पता नहीं क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ जाती है। 5 गद्दार निकल गए प्रतिमा जी हमारे अंदर से, नहीं तो ये सवाल ना मीडिया हमसे कर सकता था, ना ये लोग हमसे कर सकते थे जो आज उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं ना। मैंने ये जवाब दिया तो है ना कि भाई कांग्रेस के पास जब एक्स्ट्रा वोट हैं तो क्यों मांगे। और दूसरी बात, आप खुद भी कह सकते थे कि कांग्रेस किसी दलित को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, और बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, हम एक दलित को वोट देंगे। और अगर कांग्रेस की इच्छा है, अगर कांग्रेस हमसे वोट मांगेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमसे वोट मांगेंगे तो हम 100% कांग्रेस को समर्थन देंगे। ये बात क्यों बयान क्यों नहीं दिया ये? लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ही आप देखिए ऐसा ही रहा है, कांग्रेस के भीतर किसी को संतुष्टि होती ही नहीं, कोई संतोष रखता ही नहीं है। नहीं, सब संतुष्टि है, मुझे संतुष्टि, पूरे सबको संतुष्टि 2016 में स्याही कांड हुआ, फिर 2022 में आपके विधायकों ने क्रॉस वोट किया, अब इस चुनाव में भी यही था कि भाई क्रॉस वोट तो होगा। 2022 में क्रॉस वोट करने वाले बीजेपी में चले गए। अब 2016 में भी स्याही कांड के लिए अभय चौटाला साफ तौर पे हुड्डा साहब को कहते हैं कि भाई हुड्डा ने किया स्याही कांड। अब अभय सिंह जी को मेरे ख्याल से 2 बातें और ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो अभय सिंह जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बड़े नेता हैं, आपस में लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे उनकी सफाई भी नहीं देनी, ना मैं उन बातों पे जाना चाहता। मैं आपको तथ्य बता सकता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नैतिकता के आधार में उनका कोई मुकाबला नहीं है। 2010 में इनेलो के 31 विधायक थे प्रतिमा जी, 31, और 31 विधायक जब 2010 में रणबीर गंगवा जी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया तो जीत के लिए भी 31 वोट चाहिए थे। अगर भूपेंद्र, जो ये लोग कहते हैं ना भूपेंद्र हुड्डा साठ गांठ की है, भूपेंद्र हुड्डा ने खरीद फरोख्त में शामिल रहे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अगर भूपेंद्र हुड्डा में नैतिकता ना होती और भूपेंद्र हुड्डा जी अगर आपका एक वोट भी खरीद लेते तो आपकी पार्टी से राज्यसभा का कैंडिडेट नहीं जाता। इसलिए नैतिकता का सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे ना ही डालें तो अच्छा है। फिर 2014 आया, वही इनेलो के 31 वोट, रामकुमार कश्यप जी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया, और वही 31 वोट भूपेंद्र हुड्डा जी फिर मुख्यमंत्री, और भूपेंद्र हुड्डा जी अगर एक वोट फिर अगर खरीद लेते तो फिर से दूसरा उनकी पार्टी से नहीं जाता। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीतिक नैतिकता दिखाते हुए ये कहा कि नहीं, 31 वोट आईएनएलडी के हैं, इनका हक बनता है इनकी तरफ से एक राज्यसभा सांसद ये किसी को भेजे। 2 बार अवसर आए। तो आज जो लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे और जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, उनको ये भी अपने पिछले अतीत में झांक के ये सोचना चाहिए कि आपका एक वोट भी खरीद लिया जाता तो 2-2 आपके सांसद नहीं बनते। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके ये क्यों कहते हैं कि कांग्रेस का नाश करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं, जिन्होंने कभी कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया, जो सुबह उठ के शाम सोते सोते सारा दिन कांग्रेस को गालियां देने का काम करते हैं, वो लोग बताएंगे कि किसने कांग्रेस का नाश कर दिया। जिन्होंने कभी कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया, जो कहते हैं कि हम तो जन्मजात कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए हैं, वो लोग कैसे बता सकते हैं कि किसने नाश कर दिया। एक्चुअली बात ये है प्रतिमा जी, कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बीजेपी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। आज बीजेपी इस बात को जानती है कि अगर कभी हरियाणा में सत्ता से आपको बाहर किया गया तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसके नेतृत्व में तुम सत्ता से बाहर जाओगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और आईएनएलडी जेजेपी तो नाक कान है बीजेपी के, ये जानते हैं
कि जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व है, जब तक उनकी लोगों में जनाधार है, जब तक वो जन नेता हैं, तब तक तुम्हारा खाता नहीं खुलना। खाता खुला था अभी चुनाव में, वो तो पता चला कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी की मेहरबानी से सीट जीती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे मैं नहीं जाना चाहता अतीत में, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप लगाने वाले 2010 और 2014 का राज्यसभा चुनाव उठा के देख तो सकते आपको सबसे प्रिय और सबसे आइडल जो राजनीति में नेता लगते हैं हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं। नो डाउट। मैं देखिए, राजनीतिक तौर पे आज अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा जनता का विश्वास या सबसे ज़्यादा विधायकों का विश्वास किसी व्यक्ति के पास, देखिए मेरे कहने से या किसी के कहने से कोई जन नेता नहीं बन जाता। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने वाला भी नहीं हूँ, ये तो जनता ने सर्टिफिकेट दे रखा है। तो मेरे सर्टिफिकेट से कोई बड़ा या छोटा भी नहीं बन जाता, ये तो जनता ने सर्टिफिकेट दे रखा है। विधायक किसे अपना नेता मानते हैं, ये तो सब कोई जानना चाहते हैं और सब कोई समझना भी चाहते हैं। बिल्कुल, विधायक तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता मानते हैं और पार्टी ने भी उन्हीं को नेता बना रखा है। तो नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनके अपार अनुभव का लाभ हमें विधानसभा में मिलता है। और आज जहां सम्मान में हर व्यक्ति जिनके सिर झुकाते हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। इंडियन नेशनल लोकदल में आपने बहुत करीब से काम किया, दिल लगा के काम किया, अब क्यों छोड़ी पार्टी? सवाल तो आपका ठीक है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसमें कुछ, मेरा जो विचार है इसमें थोड़ी सी लंबी कहानी है। मुझे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज भी मेरे लिए बहुत सम्माननीय हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ मैंने काम किया, बहुत मेरे लिए सम्माननीय है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अब सुर्ग में हैं और उनका भी हम बहुत सम्मान करते थे, और ना कभी INLD से ना कभी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से कोई नाराज़गी रही। लेकिन हम जो कार्यकर्ता होते हैं, मैं मानता हूँ कार्यकर्ता और एक गुलाम, इसमें बहुत फ़र्क है। आज मानसिक गुलामी बढ़ रही है, आज मानसिक गुलामी बढ़ रही है। मुझे गर्व उस समय भी था जब मैं INLD का कार्यकर्ता था, और मुझे गर्व आज भी है कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और कांग्रेस ने मुझे मान सम्मान दिया, विधायक बनाने, टिकट देने का काम किया, लोगों ने मुझे विधायक बनाने का काम किया। प्रतिमा जी, चौधरी देवीलाल जी बड़े किसान नेता हुए, किसान मसीहा का टैग उनको मिला। पार्टी उन्होंने भी छोड़ी, पार्टी उन्होंने भी छोड़ी। कांग्रेस में वो खादी बोर्ड के चेयरमैन बने, कांग्रेस के समर्थन से वो उप प्रधानमंत्री रहे। बाद में कोई परिस्थितियां ऐसी रही होंगी, चौधरी देवीलाल जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, जनता दल बनाया, उसके बाद अपनी पार्टी भी बनाई, मुख्यमंत्री भी रहे वो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी संघर्ष किया, पार्टी उन्होंने भी बदली, परिस्थितियां रही होंगी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, चौटाला साहब के बेटे, उनको भी पार्टी छोड़नी पड़ी, दुष्यंत चौटाला को भी पार्टी छोड़नी पड़ी। दिक्कत ये है कि छोड़नी नहीं पड़ी, निकाल दिया उनको। तो चलो निकाल दिया, अब हरकतें निकालने वाली होंगी तभी निकाला गया होगा, ऐसे तो कोई बेवफा नहीं होता। तो थी हरकतें निकालने वाली? बिल्कुल थी, वो लगता उस समय के जो हालात हैं जो होंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब ये बड़े घराने पार्टी छोड़ते हैं ना, चौधरी बंसीलाल जी ने भी पार्टियां छोड़ी, कांग्रेस से CM रहे, फिर खुद की पार्टी बनाई, फिर दोबारा कांग्रेस में गया, आज उनका परिवार बीजेपी में है। राव इंद्रजीत जी कांग्रेस से उनके मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी राव इंद्रजीत जी कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक बने रहे, फिर आज बीजेपी में है। पार्टी छोड़ी जा सकती है, गुलामी नहीं है। कोई कार्यकर्ता, अगर नेता की विचारधारा बदल सकती है तो कार्यकर्ता की क्यों नहीं बदल सकती? कार्यकर्ता की बदल सकती है। तो जब लोग ये पार्टी छोड़ते हैं, जैसे दुष्यंत चौटाला ने पार्टी बदली तो उनको दूसरा देवीलाल कहा गया, और जस्सी पेटवाड़ ने पार्टी छोड़ी तो बोला गद्दार है। अब मैं INLD में था और मैं JJP में नहीं गया, तो JJP वालों ने कहा ये तो गद्दार है। मैंने कहा यार पार्टी तो आप लोगों ने बदली है, गद्दार तो आप हो गए, मैं तो नहीं हूं, मैं तो वहीं हूं जहां था। बोला नहीं, तेरे को अजय चौटाला ने बनाया है, तो गद्दार है। जब मैंने INLD छोड़ी, मुझे लगा कि भाई INLD के बस की अब बात नहीं रही, भाई बीजेपी के खिलाफ अगर बहुत मजबूती से काम करना है तो कांग्रेस ही बीजेपी का विकल्प है। तो आपको हमेशा से बीजेपी के खिलाफ ही राजनीति करनी थी? 100%। मुझे इनकी बांटने की राजनीति पसंद नहीं आती। मुझे जात पात धर्म से, क्योंकि जात पात धर्म, इस राजनीति से ना किसी युवा को रोजगार मिलेगा, ना किसी के पेट में खाना जाएगा, ना किसी देश प्रदेश का विकास होगा।
इससे केवल अंधभक्त पैदा होंगे। अब जब जस्सी पेटवाड़ ने आईएनएलडी छोड़ी, कांग्रेस में गए, तब भी कहा ये तो गद्दार है। अरे हम पार्टी छोड़ना तो हम गद्दार, और ये पार्टी छोड़ना तो बिला दूसरे देवीलाल। इनका दन्ना सेठा का कोई। अब मैं आईएनएलडी की बताता हूँ। मैं जब प्रतिमा जी आईएनएलडी में था, सबको अपनी दादा लाई चीजें प्यारी होती हैं जो पूर्वजों से मिलती हैं। मुझे भी मेरे पिताजी से 10 एकड़ जमीन मिली। मैंने 3 एकड़ जमीन बेची, क्योंकि राजनीति में पैसा लगता है, खर्चा लगता है। कभी अभय सिंह जी मेरी जिम्मेवारी लगाते थे, कभी अजय सिंह जी लगाते थे, कभी दुष्यंत चौटाला जी लगाते थे कि भाई 2000 रैली में आदमी लेके आने, कभी वो रैली, कभी ये रैली। खर्चे होते हैं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा। अच्छा, ना मैं अजय सिंह जी को ब्लेम कर रहा, ना मैं तो ये आपने अभय सिंह जी को ब्लेम कर। 3 किले जो जमीन बेची अपनी, मैंने अपनी आज भी मेरे नाम 7 एकड़ जमीन ये आईएनएलडी के प्रोग्राम में पैसे लगाए आपने? बिल्कुल, मैंने मेहनत की। लेकिन मैं ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं अभय सिंह जी को ब्लेम कर रहा, ना आईएनएलडी को ब्लेम कर रहा। खुशी से किया कि भाई पार्टी के लिए करना है। बिल्कुल अपनी पार्टी की सेवा की। जो मेरे नेताओं ने मेरी जिम्मेवारी लगाई, मैंने उन्हें निभाने का काम किया। आज भी मेरे नाम 7 एकड़ जमीन है। अच्छा, तो कांग्रेस में आने के बाद किले नहीं बेचने पड़े आपको? ना, नहीं बेचने पड़े। मैं और वहां भी कोई, मैंने ये नहीं है कि भाई उन्होंने, किसी ने कहा मेरे को बेचने की। मेरे को पैसे की जरूरत थी, कोई दूसरा सोर्स मेरे पास था नहीं, तो मैंने अपनी जमीन बेचनी पड़ी। अब किसी से उधार ले रखे हैं मैंने, तो उसको लौटाने तो पड़ेंगे ना, तो उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो लौटाने का कोई आपके पास दूसरा सोर्स नहीं है, तो मैंने जमीन बेच दी खुशी खुशी। अपनी पार्टी, मेरी पार्टी आईएनएलडी थी, मैं मेहनत करता था, खुशी खुशी उसके लिए बेची। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। जब कांग्रेस में आया, कांग्रेस के लिए भी ये नहीं प्रतिमा जी कि मैं किसी ऐसी सीट पे आया जहां कांग्रेस, मैं जिस सीट से कांग्रेस में आया ना, चुनाव को 3 महीने हुए थे। चुनाव को 3 महीने, विधान 2020 में ही मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जनवरी में। अक्टूबर में मैंने आईएनएलडी से चुनाव लड़ा, और 2020 जनवरी 17 जनवरी 2020 को मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 23 फरवरी 2020 को मैंने पहली रैली करी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों आए, और फिर 4 रैलियां की। और उस सीट पे जहां से कांग्रेस 52 साल से कभी नहीं जीत पाई थी, जहां एमपी का चुनाव है, एमएलए का चुनाव हो, जमानतें जब्त होती थी। इस सीट पे भी आराम से बात करेंगे क्योंकि लंबी बातचीत होगी। उससे पहले कुछ सवाल बीच में मेरे हैं, वो पूछ लेती हूँ। आपने आईएनएलडी का जिक्र किया कि स्प्लिट जब हुआ और जब परिवार टूटा, इंडियन नेशनल लोकदल में बिखराव हुआ, तो कहीं ना कहीं रैलियों में सीएम आया का जो नारा लगता था, उसको लेके साफ तौर पे बवाल हुआ। क्या था वो वाकई में? ये सीएम आया वाले नारे दुष्यंत दिग्विजय की तरफ से आते थे कि भाई ये रैली में हम पहुंचेंगे तो बोलने हैं? प्लांट थे सब प्लांट। सब पहले से ही बता दिया जाता था, तेरे को ये नारा लगाना है, तू ऐसे बोलेगा, तू ऐसे करेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कभी जस्सी पेटवाड़ को भी स्क्रिप्ट दी दिग्विजय चौटाला ने कि जस्सी भाई आज ये नारे लगाने हैं जस्सी को? मैं कभी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बना, कभी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बना। मैंने नारे लाए, इंडियन नेशनल लोकदल के लगाए, या चौटाला साहब के नारे लगाए, अभय सिंह जी के भी लगाए, अजय सिंह के भी लगाए, दुष्यंत के भी लगाए, लेकिन कभी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं रहा। मुझे गलत लगा जब गोवाड़ा में जो ये इतना बड़ा कांड किया गया, इतना बड़ा खेल किया गया। बीजेपी को लाने वाला ये परिवार है। 2019 में जब बीजेपी दोबारा आई, तो बीजेपी को स्थापित करने वाले ये लोग हैं। बड़ा दुख होता, वर्कर रोए थे बेचारे। मैंने बहुत सारे लाखों वर्करों को रोते हुए देखा था, आंख में आंसू देखे थे। हम भी बहुत परेशान होकर के उस दिन आए थे कि यार सरकार बननी थी, वर्करों के काम होते, राज बनता। बड़े परेशान होकर के गोवाड़ा से वापस आए थे, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ा। तो आईएनएलडी की टूट का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? महत्वाकांक्षा। किसकी? दोनों की होगी। दोनों मतलब? दोनों तरफ से ही रही होगी, ताली तो एक हाथ से नहीं बनती। लेकिन अभय चौटाला और अजय चौटाला बिल्कुल कहीं ना कहीं रही। मुझे लगता है कि उसको मैनेज किया जा सकता था, लेकिन जहाँ महत्वाकांक्षाएं, या अगर मैं लालच की बात करूं तो दुष्यंत चौटाला उस समय ज़्यादा उतावलापन उनमें ज़्यादा था। उन्होंने अब पार्टी तोड़ने का तो उन्हीं पे ही आया सीएम, और स्टेज पे दुष्यंत का फोटो नहीं होना, मेरा फोटो क्यों नहीं लगाया, इस तरीके की महत्वाकांक्षाओं ने पार्टी तोड़ी। वर्कर का तो किसी ने नहीं देखा ना, कार्यकर्ता का तो किसी ने नहीं सोचा, फोटो के ऊपर बवाल होते रहे। तो ये सबसे ज्यादा दुख मतलब आप कह रहे हैं कार्यकर्ता को ही हुआ? बिल्कुल हुआ। और इनको क्या दुख था? ये तो आज भी कहते हैं हमारे तो परिवार टूट गया। ये तो आज भी कहते हैं हमारे पास तो 10,000 किले हैं। इनको किस बात का नुकसान हुआ? पर परिवार तो टूटा, मतलब परिवार तो सब कुछ ही होता है, आपके पास कुछ हो या ना हो। चौधरी रणजीत सिंह अलग रहते हैं, पहले प्रताप सिंह चौटाला जी उनसे अलग रहते हैं, परिवार तो पहले भी टूटा था। दिक्कत तो ये है ना कि पार्टी टूटी, और पार्टी किसी परिवार की नहीं होती, पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है प्रतिमा जी।
आज भी अभय सिंह जी कहते हैं मेरी घर की पार्टी नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है। यही कारण है कि तमाम लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। बिल्कुल, आप शुरू से लगा लीजिए, चौधरी आनंद सिंह दांगी जी साथ छोड़ गए, जयप्रकाश जी साथ छोड़ गए, मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता लगा लो, चलो छोड़ दो। पालतू बोल रहे हैं भाई चौटाला कि ये तो मेरे पालतू थे। अब एक बात बताइए ना, ये अहंकार की पराकाष्ठा ही तो है कि 4 बार के एमपी को कहते हैं ये हमारा पालतू है। जस्सी पेटवाड़ का जिक्र आएगा तो कहेंगे ये तो इसको तो हमने बना दिया, इसके पल्ले क्या है। रामपाल बलवान दौलतपुरिया का जिक्र आएगा तो कहेंगे इसको किसके पल्ले क्या, हमने बना दिया। रणबीर गंगवा का जिक्र आएगा तो कहेंगे इसके पल्ले क्या था, इसको तो हम उठा के लेके आए। कभी राम कुमार कश्यप का जिक्र आएगा तो कहेंगे इसको भी हमने बना दिया। अपने दादा की उम्र को लोगों को ये कभी चेले बता देते हैं, कभी पालतू बता देते हैं। और ये अहंकार की पराकाष्ठा ही तो है। ये माँ के पेट से बन के आए थे। मैंने तो सुना है लोकतंत्र में तो जनता बनाती है, जनता जिसको सिर उठा ले। जनता ने एक लालची आदमी को दूसरा देवीलाल बना दिया था, सिर से पटक दिया जब उसने धोखा किया। आज क्यों नहीं बने? अगर तुम ही सबको बनाने वाले हो, सब किसी को भी कह देते हैं औकात में रहो वरना हमें तसल्ली बिठानी आती, जबान बंद करवानी आती। ये लोकतंत्र की भाषा है क्या? चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है क्या ये भाषा? तो मुझे नहीं लगता चौधरी देवीलाल की विचारधारा की होगी। और लोकतंत्र में अगर इस तरीके की भाषाएं, धमकियां दी जाएंगी तो ये कहाँ लोकतंत्र है फिर? तो आप तो युवा थे जब INLD में थे और काम भी कर रहे थे बढ़िया से, तब भी इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता था? तो आदमी का नेचर बदलता नहीं जी, और भाषाएं क्या रही हैं क्या नहीं, लेकिन जब थे विचारधारा थी, कोई चीज़ें थी भाई, साथ थे तो कोई चीज़ें दिखाई भी नहीं देती थी। तो जब आप मतलब तब जैसी पेटवार की आंखों में पट्टी बंधी थी कि भाई मेरी पार्टी है तो अच्छा ही कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कोई खुदा तो हूँ नहीं जी, मैं सही जगह सब जगह मैं सही होऊंगा, ऐसा तो है नहीं। जो बात समझ आती है, जो बात सही लगती है वो बात बोल देते हैं। किसी को बुरी लग जाती है, किसी को सही लग जाती है। तो अब आप अगर हर व्यक्ति को ये कहोगे कि मैंने ही उसको बना दिया, अरे बनाने वाला तो कोई आपको भी होगा, या आप माँ के पेट से बन के आए थे। आप मेरे जैसे ने भी तो 3 चुनाव, छोटे छोटे 3 चुनाव लड़े, मैंने भी तो, मेरी भी तो जमीन बिक गई। ये तो कहते हैं हमारे तो 10,000 किले तो हमारे शुरू से हैं। एक ही बार सरकार आई है, सारे परिवार पे आय से अधिक संपत्ति के केस चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि शुरू से ही हमारे तो आपके हुड्डा साहब की मेहरबानी है, हर बात में कहते हैं हमें हुड्डा ने फंसाया है। कोई बात नहीं, हुड्डा ने फंसाया है तो उसका दूध का दूध पानी का पानी होता क्यों नहीं? हम तो 20 साल से तो यही सुनते आ रहे हैं, हमें तो हुड्डा ने फंसाया है। अब जिसके साथ भी बुरा हो जाता है वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम ले लेता है। अब इस हरियाणा प्रदेश में एक ट्रेंड बन चुका है, ऊपर वाले तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले लेते हैं, और जो थोड़े से जो नीचे के मतलब जो थोड़े बी लेवल के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनको आजकल मैं दिखाई देता हूँ। वो मेरे को कभी तो कहते हैं युबला तेजा खेड़ा काटड़े नहीं आया करता, कोई किमें कह दे, कोई किमें कह दे। ठीक है भाई, आपकी जुबान है और लोकतंत्र में अधिकार है बात कहने का। ये तो नोटिसों की धमकी दे देते हैं, केस की धमकी दे देते हैं, हम तो वह भी नहीं कहते भाई, जिसने जो बोलना है बोल लो भाई। आपको केस और नोटिस की धमकी से डर लगता है? मुझे तो सवाल ही पैदा नहीं प्रतिमा जी, ना केस की धमकी से, ना किसी गोली बंदूक से, ना किसी तोप से, कोई किसी से जस्सी पेटवाड़ को कोई डर नहीं लगता। जब तक मेरे सांस हैं मुझे कोई मार नहीं सकता, और जब मेरे सांस ही नहीं है मुझे कोई बचा नहीं सकता। और मेरे ऊपर तो ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए प्रतिमा जी। राज्यसभा का चुनाव हुआ, बोले ये सबसे पहले बिकेगा, ये मतलब मैं गरीब हो गया तो मेरे ऊपर कुछ भी चलेगा। ऐसी कोई करेंसी, ऐसा नोट नहीं है जो जस्सी पेटवाड़ का जमीर खरीद सके। बेशक मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मुझे कोई खरीद नहीं सकता। और सुबह के 4 बजे तक करमबीर बोध को जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला तब तक जस्सी पेटवाड़ वहाँ चौकीदारी कर रहा था। तब भी हम लाइव दिखा रहे थे। और मैं ही सबसे ज्यादा खुशी प्रतिमा जी मुझे थी जब करमबीर बोध जी एक अनजान चेहरा थे सबके लिए, लेकिन जब करमबीर बोध जी को उम्मीदवार बनाया गया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा भाई करमबीर बोध को उम्मीदवार बना दिया है, मजबूत हो जाओ सारे के सारे। 37 के 37 विधायकों की मीटिंग ली गई। मुझे इस बात की खुशी थी प्रतिमा जी ईमानदारी से कि एक राज्यसभा का चुनाव था, पहली बार विधायक बने थे, पहली बार मौका मिल रहा था वोट डालने का। तो इस बात की खुशी बेहद ज़्यादा थी
कि राज्यसभा का चुनाव में तो सोचते थे कोई 100 करोड़ का मालिक होगा, कोई 200 करोड़ का मालिक होगा, कोई धन्ना सेठ आएगा। लेकिन राहुल गांधी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक ऐसे गरीब दलित परिवार से कैंडिडेट लेके आए, तो मुझे इस बात की खुशी थी। मेरी जो विचारधारा पूंजीपतियों के खिलाफ है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी कि तेरे जैसा एक आम घर का व्यक्ति राज्यसभा जाएगा। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आम और गरीब परिवारों से, किसान मजदूर परिवारों से बच्चे राजनीति में आए। मैं तो हर युवा को कहता हूँ यार, राजनीति में हिस्सा लो। पर आजकल तो युवा राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि राजनीति की जो मूल जो वैचारिक जो विचारधारा है ना, वो बदल गई ना। अब आरोप प्रत्यारोप सीधे लगाने लग गए लोग, ऐसी ऐसी भाषा यूज करते हैं जो मतलब हम सुन भी नहीं सकते। सामाजिक भाषाएं नहीं है। नेता जो कि बहुत बड़े पदों पे बैठे हैं, पार्टी संभाल रहे हैं, वो भी ऐसी ऐसी भाषाएं यूज करने लग गए। तो उससे मुझे नहीं लगता कोई किसी को कुछ व्यक्तिगत आरोप लगा रहा है सीधा, और वो आरोप जो मतलब कभी भी सामने नहीं आने चाहिए। ऐसे आरोप लगाने का जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनकी कोई सच्चाई से जो परे हैं, वो आरोप भी लग रहे हैं, तो लोगों का मन उतर गया। और एक नेता की जो छवि बनाई गई है, वो छवि बेहद बुरी बनाई। कुछ लोगों ने नेता की छवि को ऐसा बना दिया, नहीं यार ये नेता नहीं यार, ये अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए लोगों का विश्वास उठ गया राजनीति से। अब आपने बताया कि भाई हम 4 बजे तक लगे रहे, जब तक जिता नहीं दिया करमवीर बौद्ध को, हम लोग वहीं पे ही थे। और उस वक्त बड़ी खुशी में बलराम दांगी भी आ रहे थे, और बड़े ही उत्साहित होकर उन्होंने अपने पट पे थापी मारी, और ऐसे करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ। बहुत सारे लोग उस वीडियो को लेके भी सवाल उठाने लगे कि भाई ये कोई तरीका है, एक विधायक इस तरीके से एक्शन कर रहा है, मतलब क्या है ये? देखिए, जो लोग पिछले 4-5 दिन से एक बहुत मजबूत लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हों, और एक्चुअली गौरव गौतम जी हमारे मंत्री हैं, बीजेपी सरकार में हैं। हमारे हम उम्र हैं तो विधानसभा में उनसे बहस भी हो जाती है, मंत्री से काम भी कहना पड़ता है, और वो हमारे हम उम्र है तो पूरा दिन हम आपस में कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे, वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे, हम कह रहे थे हम जीतेंगे, वो कह रहे थे दोनों जीतेंगे हम, और हम कह रहे थे करमवीर बौद्ध पक्का जीतेगा। अब जो इनमें से जिताना है, जिसको तुम वोट डालोगे उसको जिता लो, चाहे संजय जी को जिता लो, चाहे नांदल जी को जिता लो आप। वो सारे दिन का था। तो वो जब सामने आए तो उन्होंने जोश जोश में वो पट पे मार दिया। उससे कोई बुराई नहीं है, हरियाणा की पहचान है पट पे मारना, ये कोई बुराई नहीं है। जोश की बात, दो हम उम्र लोगों में, गौरव गौतम जी और बलराम जी एक उम्र के हैं दोनों, दो हम उम्र लोगों में एक पूरे दिन का जो हमारा जो एक मतलब एक जो लगा हुआ था कि भाई हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, तो वो एक जोश की थी। कोई गौरव गौतम जी और बलराम जी की तो कोई आपस में है नहीं, तो वो तो एक प्यार की है। हाँ, बस कुछ लोग सारा दिन फोन उनके रिचार्ज करवा देते हैं, कुछ पार्टियां, और वो सारा दिन बेचारे उस फोन पे यही ढूंढने में रहते हैं कि किसकी क्या कमी निकालनी है। अरे जस्सी पेटवाड़ का इंटरव्यू आ गया, ये देखो पहले ढूंढो इसने क्या बोला है। तो नुक्ताचीनी वाले नुक्ताचीनी ही निकालेंगे। और किसी ने ये नहीं कहा, मुझे पिछले 4-5 साल से प्रतिमा जी एक चीज लगी जो मैं बोलता हूँ, जो सवाल सत्ता पक्ष से पूछने चाहिए वो सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। ये गलत ट्रेंड चल पड़ा है, इसलिए सत्ता दिन भर तानाशाह होती जा रही है। विपक्ष से भी सवाल पूछने चाहिए, विपक्ष से ये सवाल पूछने चाहिए कि सत्ता हमारे साथ ये गलत कर रही है, आप क्या करोगे? आपने हमारी आवाज उठाई, नहीं उठाई तो क्यों नहीं उठाई? ये सवाल। अब ऐसा है कि सरकार कोई गलत नियम लेके आ गई तो लोग सरकार से सवाल नहीं करते, लोग विपक्ष से सवाल करते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो लोग तो कहते हैं ना, आपके खुद के नेता भी जस्सी जी ये मानते हैं कि भाई कांग्रेस को जितना एक्टिव ग्राउंड पे होना चाहिए वो नहीं है। बहुत सारे सीनियर नेताओं से भी हम मिलते हैं और लगातार बातचीत होती है, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि भाई ग्राउंड पे कांग्रेस कुछ करती ही नहीं है, हमारे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। ग्राउंड पे कांग्रेस क्यों नहीं करती? मैं तो एक दिन भी घर नहीं रहा। अब आपका तो काम ही ऐसा है ना, तभी तो हर कोई आपको ढूंढ रहा है कि भाई जस्सी कहाँ है। अब एक बात बताइए आप, देखिए विधानसभा में मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है, सबको दिख रहा है, ईमानदारी की बात तो है ये। हाँ, जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं वो विपक्ष को देखना ही नहीं चाहते, कांग्रेस को नहीं देखना चाहते, तो फिर उनका कुछ इलाज है नहीं। कबूतर का तो कोई इलाज नहीं। अब कांग्रेस का नाम आते ही कोई लोग कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें तो मैं कुछ उनके बारे में तो कहूँगा नहीं। लेकिन
ये है कि अनाज मंडियों में आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कई मंडियों में जाएंगे, मैं भी मेरी विधानसभा में कल 5 मंडियों में जाके आया हूँ, सभी विधायक जा रहे हैं मंडियों में, सभी विधायक, हमने तो ज्ञापन भी सौंपे हैं मुख्यमंत्री जी को एसडीएम के माध्यम से। तो कांग्रेस काम कर रही, वही तो बात मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है। और मुझे लगता है कि सत्ता अगर तानाशाह है तो उसका एक ये भी है कि हमें सत्ता से सवाल, सत्ता से हमें जवाबदेही सत्ता से मांगनी चाहिए। जवाबदेही तो सत्ता की बनती है ना, जवाबदेही विपक्ष की नहीं है, जवाबदेही सत्ता की है। हाँ, विपक्ष उस आवाज को मजबूती से लोग उठाए। आपको तो इसीलिए उठा रहे हैं ना सवाल कि भाई आप विपक्ष में हैं और सरकार को तो चलो लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष से भी तो उम्मीद है कि भाई लोगों के साथ आओ, लोगों के साथ आकर आवाज उठाओ तो शायद सरकार को भी जल्दी सुने। जितने मुद्दे हैं ना प्रतिमा जी, जितने मुद्दे, मैं अपनी पर्सनली अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनहित का मुद्दा और जिसमें जो बीजेपी ने कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा फरमान थोपने का काम किया और जस्सी पेटवाड़ खड़ा ना मिला हो या कांग्रेस खड़ी ना मिली, मुझे ऐसा लगता नहीं। 1.5 साल का अरसा हो गया है चुनाव को, कांग्रेस ग्राउंड पे एक्टिव है, बिल्कुल 100% है जी। हर भले ही आप कह रहे हैं कांग्रेस हर मुद्दे पे एक्टिव है और हर जगह पे किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन कांग्रेस के नेता खड़े हैं। लेकिन तमाम लोगों को एक चीज जरूर दिखती है, 5 कांग्रेस के विधायक एक साथ सेम टी शर्ट सेम जैकेट पहने जब फोटो खिंचवाते हैं और वो फोटो आती है तो सारे मायने ढूंढने लग जाते हैं उस फोटो के। हरियाणा में एक बात कहा गया, बोले सुवर्ण नहीं, जिनका सुवर्ण नहीं हुआ तो उसमें कमियां ढूंढेंगे, और जिनका सुवर्ण है, जिन ना अच्छे लागा हैं वो न्यू बिकेंगे। देख छोरे 5 एक जैकेट में सुतरे लागे। मुख्यमंत्री जी, पंजाब चुनाव है, तीसरे दिन पगड़ी बांध के आ जाते हैं, उनसे तो कोई नहीं पूछता, उनसे तो कोई नहीं पूछता। और कोई बुरी बात नहीं है पगड़ी बांधना, मुख्यमंत्री जी को अच्छी लगती है बांध लें, हमारी शान है वो पगड़ी भी, हमारे सिख समाज की शान है। अगर हम 5 भाई, 5 किसान मजदूर के बच्चे इकट्ठा रहते हैं, एक साथ विधानसभा जाते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, बीजेपी कोई झूठ बोलती है या मुख्यमंत्री जी कोई झूठे तथ्य पेश करते हैं, हम 5 एक साथ विरोध करते हैं, वो देखो ना, हमारे जैकेट पहनने से हमारा मुंह थोड़ा ही बंद हो गया। नहीं तो आपके खुद के विधायक इस बात को लेके कहते हैं चलो एक साथ एक जैकेट पहन ले, आपके खुद के नेता ये कहते हैं कि भाई क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? ब्रजेंद्र सिंह ने कहा, मेरे इंटरव्यू में ही कहा कि भाई ये क्या मैसेज है, क्या तरीका है, एक सारी जैकेट पहन के तमाम ये 5 विधायक क्या दिखाना चाहते हैं? ब्रजेंद्र सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा ये बात। तो ब्रजेंद्र सिंह जी को से मैंने तो कभी नहीं कहा कि आपने ये ढाडी बढ़ा ली और इस तरीके का दिख रहे हैं आप, मैंने तो नहीं उनकी ढाडी पे कभी मतलब कटाक्ष नहीं किया। ब्रजेंद्र सिंह जी तो अभी टी शर्ट लेके राहुल गांधी जी के पास भी गए थे, हम उनकी सद्भाव यात्रा में एक सी टी शर्ट है, 150-200 लोग उनकी सद्भाव यात्रा में एक सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, हमने तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करे। नहीं, लेकिन वो तो पूछ रहे हैं कि भाई क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये 5 विधायक सेम टी शर्ट पहन के? ये मैसेज देना चाहते थे कि हरियाणा प्रदेश के 5 नौजवान बच्चे उनकी लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए एक साथ एकता में इकट्ठे हैं, और किसान की हरियाली का प्रतीक है हरा रंग, इसलिए हम हरी जैकेट पहन के गए कि किसान और मजदूरों के बच्चे हरियाणा प्रदेश के हकों के लिए विधानसभा में मजबूती से लड़ रहे हैं और पूरी एकता के साथ लड़ रहे हैं। कईयों ने तो ये भी कह दिया भाई INLD प्रेम अभी हटा नहीं है, हरा रंग INLD हरी जैकेट। हरा रंग तो किसान का है, कोई कब्जा थोड़ी है किसी का, किसान का है। अब ये भी कह देंगे सारे हरियाणा की फसल हरी है तो ये हमारी है, कब्जा थोड़ी है रंग पे। तो मतलब कोई मैसेज नहीं है, बस मैसेज लोगों को है कि भाई ये 5 बच्चे मजबूत हैं, ये आपके 5 बच्चे एक हैं और बड़ी मजबूती से आपके अधिकारों की रक्षा विधानसभा में कर रहे हैं। तो बाकी के जो 32 विधायक हैं वो भी एक हैं क्या साथ में? सारे एक, अब तो 32 टोटली बच गए हमारे। अब तो 5 अब तो हमारे 32 ही बच गए, टोटल 32 के 32 एक हैं। तो मतलब आप निकालने वाले उन लोगों को पार्टी से, फाइनल फैसला हो गया? मैं तो कौन होता हूँ, बट पार्टी को निकालना चाहिए। आप मतलब पार्टी? हाँ बिल्कुल निकालना चाहिए जी। प्रतिमा जी देखिए, गद्दार किसी के नहीं होते। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, राज्यसभा का चुनाव पूरे देश में था, पूरे देश में केवल कांग्रेस नहीं, JDU, सपा, तृणमूल कांग्रेस, अपना उद्धव ठाकरे जी के, पता नहीं आम आदमी पार्टी के, पता नहीं किस किस के, जो विपक्ष जो बीजेपी के खिलाफ हैं, उन सब पार्टियों के विधायकों को खरीद फरोख्त किया गया या उनको तोड़ा गया या उनको डराया धमकाया गया, जैसा भी, मतलब पूरे देश में ये काम बीजेपी ने किया। और मैं बधाई देता हूँ
और मैं क्रेडिट देता हूं हरियाणा के उन 32 विधायकों को, कांग्रेस के 32 विधायकों, क्योंकि बिकने वाले 5 का नाम तो चल रहा है। कोई ये नहीं देख रहा कि 32 लोग बड़े मजबूती से खड़े रहे, सुबह 4 बजे तक वो लड़ाई लड़ी, इतने धनबल के प्रलोभन के बावजूद, धमकियों के बावजूद, फिर भी वो 32 लोग, ये कोई नहीं देख रहा, ये कोई नहीं कह रहा कि नहीं यार 5 बिके तो क्या हो गया, 32 तो खड़े थे ना। और देखो आपको नहीं, 5 बिक गए तो क्या हो गया, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सबको मालूम था बिकेंगे, गद्दार थे। बीजेपी में भी तो कोई आप लोगों को ले सकते थे ना, अपने उनसे बात करके खरीद लेते। अब बीजेपी के पास तो पैसा है, उसके तो इतना चंदा उसको मिल रहा है बीजेपी को, इतना पैसा उनके पास है, या उनके पास तो देश में है 21 राज्यों में उनकी सत्ताएं हैं, उनके पास तो सब कुछ है। तो ऐसा नहीं लगा आपको कि ये चुनाव भले ही आप जीत गए हो लेकिन जीत कर भी ये हार ही है आप? बिल्कुल भी नहीं। ये चुनाव बहुत बड़ा मैसेज दिया है, जिसने लिया उसके लिए है, जिसने नहीं लिया उसके लिए नहीं है। अब लोग उंगली कटा के भी शहीद हो रहे हैं तो उसके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ ये जीत कैसे है। पूरे देश में प्रतिमा जी 68 बार ऐसा हुआ जब बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करने का प्रयास किया, यानी 68 बार बीजेपी ने बिना पूर्ण बहुमत होते हुए भी कैंडिडेट उतारे राज्यसभा में 12 साल में। आप इस बात को समझना, मैं आपके दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, 68 बार ऐसा अवसर आया जब बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशी उतारे, और 68 बार में से 64 बार तो वो जीतते हैं। 2 बार उन जगह आ रहे जहां उनकी खुद की कांग्रेस की सरकारें हैं, ठीक है जी। अब बचे 2, पूरे 12 साल में केवल 2 मौके ऐसे आए जहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। एक बार गुजरात में अहमद पटेल जी जीते, और दूसरा करमबीर बौद्ध। इतने प्रलोभन के बावजूद बीजेपी तीसरा कैंडिडेट लेके आई। अब आप फिर कहेंगे कि इनेलो वाले, अब मैं इनेलो वालों से एक सवाल पूछता हूँ, तो इनेलो वालों को थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू चौटाला साहब, आप आए नहीं, आपने वोट नहीं डाला। डाल देते, किसने मना किया था? मना थोड़ी किया था। अगर बीजेपी को डाल देते तो आपका गेम खराब हो जाता ना। अगर कल पता नहीं क्या हो, भविष्य किसी को पता है? कल का आपको पता है, मुझे पता है क्या होगा, 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है, लेकिन इतना तो पता ही है ना कि अगर अभय चौटाला बीजेपी के पक्ष में वोट डालते तो आप लोगों का गेम खराब होता। कांग्रेस के पास बहुमत था, अगर हमारे 3 वोट कैंसिल नहीं होते फिर क्या होता? ये प्रलोभन की बातें बार बार आप लोगों की तरफ से की जा रही हैं। क्या जस्सी पेटवाल को किसी ने संपर्क किया कि भाई जस्सी ये चुनाव है, हम चाहते हैं आप मदद करो सतीश नांदल की, और आप जो कहोगे हम करने को तैयार है? नहीं किया। तो ये राव नरेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे, और साफ तौर पे बीके हरिप्रसाद जी की तरफ से भी कहा गया कि भाई प्रलोभन देने का काम हुआ, हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग्स है, हमारे पास प्रूफ हैं, हमारे पास मैसेजेस हैं, 20-20, 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, हम एक्शन लेंगे, कंप्लेंट करेंगे। प्रतिमा जी किए गए, धमकियां भी दी गई, प्रलोभन भी दिए गए, हमारे कुछ विधायकों ने तो बताया भी, लेकिन जो सारी चीजें हैं ये मतलब क्रॉस वालों ने तो बताया नहीं होगा, क्रॉस वालों ने, है ना, जो मतलब आपके 32 बच्चे उन्होंने बताया, में से किसी ने बताया कि भाई हमें भी आया, उनके नाम बता सकते हैं? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ बात को। तो विधायक दल की मीटिंग में ये तय हुआ कि हमारे 3 नेता इस पे बात करेंगे, बीके हरिप्रसाद जी और राव नरेंद्र जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह। जब दिल्ली में विधायक दल की बैठक की, उससे पहले भी ये तय हो गया था कि भी हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे इस पे कानूनी कार्रवाई के बारे में अभी चर्चाएं चल रही हैं। अभी जो वोट इनवैलिड हुए हैं ना, जो 3 वोट 4 वोट इनवैलिड किए गए हैं, उन 4 को लेकर के भी हमको इसमें इलेक्शन कमीशन में तो कांग्रेस जा चुकी, इलेक्शन कमीशन में लिख के दे दिया कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कीजिए और हमारे 4 वोट गलती धक्के से तानाशाही से इनको इनवैलिड करार दिया गया। 6 बार ये वैलिड किए गए, फिर 7वीं बार इनको इनवैलिड करार दिया गया। तो ये वोट हमारे बढ़ाए जाएं, इलेक्शन कमीशन में जा चुके हैं, कोर्ट जाने की पार्टी तैयारी कर रही है। तो उस पे भी पार्टी पे जो हमारे सीनियर नेता हैं वो बोलेंगे सारी चीजें मुझे बोलनी है, ना मुझे इजाजत है बोलने की, पार्टी प्लेटफॉर्म पे पार्टी दायरे में रहकर ही बात करना चाहते हैं, ठीक है, वो जायज़ भी है और हम सम्मान करते हैं उस बात का। अब उस विषय पे बात कर लेते हैं जो जिसको लेकर आप पे बहुत सारे आरोप लगे, और आपकी विधानसभा टिकट पार्टी ने दी तो ये भी कहा गया भाई गलत टिकट दी गई। अगर कुमारी शैलजा की पसंद से नारनौंद में टिकट दे दी जाती तो कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। 1 सीट और कम हो जाती कम हो जाती 36 आ जाते, मेरे को ना देते तो। तो आमजन कह रहा था कि जस्सी पेटवाड़ सीट निकाल सकता है, 52 साल से कांग्रेस जीती नहीं है, इस लड़के ने मेहनत की है, इस लड़के को टिकट दे दोगे तो जीत जाएगी। क्योंकि आपके इर्द गिर्द पूरी चीजें घूमी। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आया
कि बहन जी का नाम लेके मुझे टारगेट किया जाता है। मुझे मेरी तो उनके साथ कोई जाति दुश्मनी भी नहीं है। नहीं, क्योंकि आप ही के प्रोग्राम में एक नीचे हालांकि कोई बात कर रहा किसी को था भी बुलवा दो। और कुमारी अब शैलजा देखो, के बारे में एक टिप्पणी की गई, वो ये कहा कि भाई जस्सी का ही प्रोग्राम था और ये पूरा जस्सी की तरफ से ही हुआ और जस्सी ने ही ये करवाया और जस्सी ने ही ये किया, कुमारी शैलजा का अपमान किया। 20-25 हजार लोग जहाँ इकट्ठे हों तो क्या सबकी जुबान पे ताला जस्सी पेटवाड़ लगाएगा? किसी व्यक्ति ने बोला तो क्या उसकी कोई जवाबदेही नहीं है? पर आपको खेद है कि किसी ने कुमारी शैलजा के लिए वो टिप्पणी की और वो गलत थी और उसके वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये व्यक्ति, और वो व्यक्ति दूसरी पार्टी का निकला जिसने बोला, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये शब्द किसी भी नेता के लिए सहनीय नहीं है। अब कुमारी शैलजा जी हमारी सम्मानित नेता हैं, हमारी बहन जी हैं, और अगर जिस भी व्यक्ति ने ये बोले उसकी विचार संकीर्ण उसकी सोच है, उसने बेहद गलत और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्व समाज में इन शब्दों की कोई जगह नहीं है। उसी टाइम मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब मुझे शाम को पता चला। आप निकाल सकते हैं, 2-3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, लेकिन मैंने मीडिया को जवाब लेकिन पूरा माहौल जो कांग्रेस के खिलाफ हुआ और ये कहा कि भाई कांग्रेस दलित विरोधी है, उसमें उस बयान का बहुत बड़ा योगदान था। जब इतनी बड़ी लहर थी, 60-65 सीटें आनी थी, 70 सीटें आनी थी, तो किसी एक कारण से सरकार जाए मैं मानता नहीं, लेकिन हाँ ये एक कारण तो हो सकता है। नहीं, मैं सोचने कारण तो मेरे पास मेरे वाजिब कारण है, आपके पास आपके वाजिब कारण है। अब अगर हरियाणा प्रदेश में ये है कि जस्सी पेटवाड़ के नाम से सरकारें बन रही हैं और गिर रही हैं, तो इसका मतलब ठीक है मेरे लिए तो मेरा नाम चल रहा है। एक और रैली के मंच पे बहुत ही शर्मनाक हालांकि था, एक महिला थी मंच पर और उनके साथ किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसको लेके भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना ना जी। कोई माहौल क्या बना क्या नहीं मुझे नहीं पता। मुझे जब पता चला मैंने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। बात जब मेरी रैली है, मेरे लिए रैली, आयोजक मेरे लिए रैली कर रहे थे भाई, मेरी जीत के लिए आयोजकों ने रैली की थी, मेरी जीत के लिए हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे, आशीर्वाद देने आए थे। तो सबसे पहले तो शायद मुझे ही बतानी चाहिए थी अगर कोई ऐसी बात थी। मुझे किसी ने बताया नहीं। जब मुझे 40-50 लोग आए इकट्ठा होकर के कि ऐसे ऐसे, मुझे तब पता चला। तो मैंने उन 40-50 गांव के लोगों के बीच में खड़ा होकर के उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। 5-6 फ़ोन किए, उन्होंने नहीं उठाए। अब बात जब दिल्ली से कोई नेता बयान दे देता है और हमारे से कोई संपर्क ही नहीं कर रहा, हमें कोई बता नहीं रहा कि तकलीफ़ क्या है, तो बताइए मैं इसको क्या कहूँ फिर? बताइए। दूसरी पार्टी का प्रत्याशी बयान दे देता है और हमें पता तक नहीं है, तो इसका मतलब क्या था ये? और मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। और किसी के साथ भी गलत हुआ है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मुझे बताया जाता तो उसी समय कार्रवाई भी करते कि किसने क्या किया, क्या सारी चीज़ों की छानबीन भी की जाती। तो आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु, बहुत ही पावरफुल हैं और किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी चुनाव हार जाते हैं। नहीं, कमी तो पैसा होने से ही सारी कमियां पूरी थोड़ी भी हो जाती हैं। चुनाव जीतने के लिए तो लोगों का आशीर्वाद चाहिए। लोग तो गरीब को भी विधायक बना देते हैं, आपके सामने बैठा है। पैसा होना ही सारी कमियां पूरी नहीं करता। पैसा हो, सेटिंग हो, पकड़ हो, नहीं, संसाधन हो। नहीं, संसाधन ठीक बात है आपकी। चुनाव जीतने के लिए पैसा भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए, लेकिन इनसे पहले चाहिए आपके पास जन विश्वास, जन आशीर्वाद, जनता का प्यार। वो शायद उनके पास नहीं है और ना कभी हो सकता, क्योंकि उनकी नीतियां या उनका काम करने का स्टाइल ऐसा है। जब वो 5 साल मंत्री रहे ना, बहुत सारे लोगों को यहाँ चंडीगढ़ कोई आ गया ना तो उनको ये कहते थे क्या करने आए हो यहाँ पे। 80-80 साल के बुजुर्गों को अपमानित होकर यहाँ से जाना पड़ा करता। अच्छा, आपको कोई आके बताता था ऐसे कि भाई हम गए कैप्टन अभिमन्यु के पास, उन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी? अनगिनत, हजारों। और मुझे नहीं, नारायण दल के दरो दीवार पे जाके पता कर लीजिए ये बात। अहंकार उबलन नाड़ में शरिया है नहीं, वो उन्हें थोड़ा कहा गया है, वैसे ही थोड़े बन जाती हैं। जब आप कुछ ऐसे काम करोगे तभी तो वो कहावतें बनती हैं। और अहंकार की वजह से ही वो चुनाव हारे। और आज भी देख लीजिए आप, वो समझते हैं कि गरीब आदमी केवल पैसे से खरीदा जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि गरीब आदमी को प्यार से
और उसके सुख दुख में शामिल होकर के अपना बनाया जा सकता है। ये सोचते हैं कि चुनाव आएगा, 100-200 करोड़ रुपए लगाएंगे, वोट खरीदेंगे, शराब बांटेंगे, लोग वोट दे देंगे। आज तक जो लोग समझ नहीं पाए, हमारी जो नारनौंद के लोग की ये स्वाभिमानी लोगों का इलाका है, इनके जमीर को खरीदना असंभव है, तो वो लोग क्या राजनीति करेंगे। प्रतिमा जी, एक बार बिल्ली का भाग्य छिक्का टूट गया था, उन्होंने संभाला नहीं, उनके पास ऐसी चौधर आ गई थी, इलाके की भी चौधर थी, इतने पावरफुल मंत्रालय थे, बिल्कुल, और इतनी पावर थी, बावजूद इसके चीजें सही नहीं रह पाई, संभाल नहीं पाए। और ये सत्ता का जो ताकत है ना, सब लोग संभाल नहीं पाते इसको। उनके साथ भी वही हुआ। तो विपक्ष में बैठ के तो ये कहना बड़ा आसान है कि सत्ता की ताकत संभाल नहीं पाते हर कोई, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हैं, आप सरकार में होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी होती हैं। हर कोई इस उम्मीद से आता है कि भाई मेरा काम तो होगा ही होगा, और जब नहीं होता है तो फिर उम्मीद टूटती है। प्रतिमा जी, काम से पहले आदमी को सम्मान चाहिए, पहचान चाहिए। काम तो मुख्यमंत्री के पास जितने लोग आते हैं, क्या सबके हो जाते हैं? सवाल ही पैदा नहीं। प्रधानमंत्री जी से करवा दीजिए, सब लोगों को संतुष्ट हो ही नहीं सकते। लेकिन सम्मान आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्मान दे रहे हैं तो लोग आ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री जी क्या दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काम सबके नहीं होते, लेकिन सम्मान दो। जिस जनता ने आपको मंत्री बना दिया, आपको एमएलए बना दिया, आपको एमपी बना दिया, अगर उसी जनता को आप ठोकर मारने का काम करोगे तो फिर जनता तो आप ये कह रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद की जनता को ठोकर मारने का काम किया, सम्मान नहीं दिया। बिल्कुल, और उसको भुगत रहे हैं। अब आगे भुगतेंगे, आगे मतलब 2029। बिल्कुल, 2029 को भी, 29 में भी आप जीतने नहीं देंगे। मैं तो कौन होता हूँ, लोग नहीं जीतने देंगे। लोग ही कह रहे हैं कि अभी तो तेसर करेंगे। मैं तो कौन हूँ किसी को हराने जिताने वाला, लोग हैं हराने जिताने वाले। हालांकि रामकुमार गौतम ने भी बड़ी मदद करी चुनाव में उनकी, ना दोनों ने मिलकर एक दूसरे का साथ देने का काम किया, लेकिन दाल तब भी नहीं गल पाई। नारनौंद के जितने भी लोगों ने या जितने परिवारों ने चुनाव लड़े हैं अतीत में, केवल एक चौधरी जसवंत सिंह जी के परिवार को छोड़ करके, जो खांडा खेड़ी के हैं, उनके परिवार को छोड़ करके जितने भी नारनौंद में अतीत में जिन लोगों ने चुनाव लड़े हैं, सब ने उनकी मदद की। इस रामकुमार गौतम जी तो खुद ही का चुनाव मान के लड़ रहे थे, लेकिन जनता का आशीर्वाद मेरे साथ था। मेरा सौभाग्य है कि मुझे नारनौंद के लोगों ने अपना बेटा समझ करके मुझे चुना। मैं तो बिना पिता का बेटा हूँ। मेरे ऐसे हजारों काके ताऊ बन गए, वो कहने लगे हम तेरे पिता हैं, चिंता मत कर। मैं तो, मेरे पास मेरा कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन हजारों नौजवान मेरे भाई बन गए कि तू सिर्फ मेहनत कर, हम संभालें, तेरे पीछे खड़े हैं, तू चिंता मत कर। तो वो नौजवान भी बहुत सारी उम्मीदें भी रखते होंगे आपसे, और उनको भी होगा कि भाई जस्सी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले या जस्सी को कुछ पावर मिले तो हमारे भी तमाम तरीके के जो काम है वो कम से कम हो पाएँ। आपके विधायक ये कह रहे हैं कि भाई जरनैल सिंह ने कहा कि मैं अकेला नहीं मिल के आया सीएम साहब से। सीएम साहब से तो कांग्रेस के सारे विधायक छुप छुप के मिलते हैं। नहीं, छुप के क्यों मिले? सीएम तो जब सत्ता आ जाती है, सीएम तो सबके सीएम हैं। हरियाणा की जिन लोगों ने कांग्रेस के वोट दिए, क्या सीएम उनके नहीं है? सीएम तो 90 के 90 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं। वो अलग बात है, वो काम ना करें, जाएंगे, हमारा हक है। अब कोई मुझे अगर कोई सड़क बनाने की कहेगा तो जाहिर सी बात है मेरे से सड़क कहाँ बनेगी? मुझे सरकार के पास ही जाना पड़ेगा। तो आप भी जाते हैं सीएम साहब के पास अपने काम लेकर? नहीं जाते हैं, मैं जाता था। मैं 1-2 बार गया, 2-3 बार गया। जब काम का कोई मुझे नहीं लगा कि यहाँ कुछ है नहीं, पक्ष और विपक्ष में भेदभाव है, मैंने जाना बंद कर दिया। कुछ विधायक तो आपकी इतनी तारीफ करते हैं सीएम साहब की, गोकुल सेतिया को देख लो, लगातार। उनको लगता होगा उनके काम होते होंगे, मेरे तो नहीं होते, तो मैं कैसे तारीफ करूं? आपके नहीं होते हैं तो कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी लग रहा है कभी खत्म हो पाएगी? है ही नहीं गुटबाजी, सबके अपने अपने विचार हैं। आपकी हंसी बहुत कुछ बता रही है, आप भले ही ना बताएं। विचार हैं, वैचारिक, जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसमें कुछ अलग अलग विचार सबके हैं। तो उस विचारधारा में सारे ये कहते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा ये है कि कांग्रेस में मैं मुख्यमंत्री, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री, कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री, रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री, बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री और कैप्टन अजय यादव मुख्यमंत्री। हर कोई कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बनना चाहता है, ये विचारधारा कोई है। बड़ी बात थोड़ी है जी, अधिकार है सबका।
लोकतंत्र है, कोई भी कह सकता है कि मुझे मुख्यमंत्री, मुझे राष्ट्रपति, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। लोकतंत्र है, सब कह सकते हैं। हाँ ये है, देखो कितना बड़ा दिल है इस कांग्रेस पार्टी का। जो लोग यहाँ मुख्यमंत्री की बात करते हैं वो बीजेपी में जाकर के कार्यकर्ता हो जाते हैं। तो डिसिप्लिन है ना उन लोगों का। बस फिर तो इसका मतलब ये है ना कि कांग्रेस इस समुद्र में सबको सम्मान। तो उसका नुकसान तो आप लोगों को ही हो रहा है, ना सरकार बना पा रहे हैं, ना राज कर पा रहे हैं। देखिए आपसी टूट में कांग्रेस फूट गई है। नहीं, कोई फूट नहीं, कोई टूट नहीं, बहुत अच्छी टिकटें बांटी गई। जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं प्रतिमा जी, बार बार उन पे जाएंगे तो फिर एक लंबा समय भी लगेगा और लोग भी शायद उन चीज़ों को अब मान चुके हैं कि भाई हाँ, आज गली गली में पता है लोग, बुजुर्ग 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है बेचारे, वो भी कहते हैं भाई मसीना मेन्यू है, फलान है। जब जन आवाज़ उठती है ना प्रतिमा जी, तो कुछ न कुछ सच्चाई होती है। बिना आग, धुआं बिना आग के नहीं उठता। तो बहुत सारी चीज़ें प्रतिमा जी ऐसी हैं जिन पे कभी अगले उसमें बाप से बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जवाब ना चुनाव आयोग दे पा रहा, ना भाजपा दे पा रही। तो मतलब कंफ्यूजन है। आप लोग किसी सटीक निर्णय पे नहीं आ पा रहे। हम तो पहुंच चुके हैं सटीक निर्णय पे कि वोट चोरी हुई है। वोट चोरी हुई है। तो चुनावों का बहिष्कार कर दीजिए, क्यों लड़ते हैं चुनाव जब पता है कि हारेंगे। के बहिष्कार का कोई फायदा नहीं है, चुनाव अधिकार है। हाँ, जो वोट चोरी हुई है, जो लोकसभा में वोट चोरी, जिस तरीके का पहली बार ऐसा हुआ 2024 में लोकसभा में वोट चोरी का, और जब हरियाणा जैसे स्टेट में सरकार नहीं आई, जब महाराष्ट्र जैसे स्टेट में कांग्रेस की बिल्कुल हालात खराब हो गई, तब पता चला कि भाई ये कुछ न कुछ सिस्टम है। तो माननीय राहुल गांधी जी बैठे, टीम बैठी, कांग्रेस के और सीनियर लोग बैठे, और जब वो एक पॉइंट के ऊपर गए ना, तब जाके समझ आया। अब अगली बार जब आज हरियाणा में SIR होगा तो हम तैयार हैं, हमने बूथ एजेंट बना रखे हैं अपने, और हमारी पूरी तरीके से बारीकी नज़र है। अभी 90 लाख वोट काट दिए गए पश्चिमी बंगाल में, तो बताइए क्या करें। चुनाव आयोग कहता है कि तृणमूल कांग्रेस समझ ले कि चुनाव निष्पक्ष होगा। अब तृणमूल को ही समझना है क्या, बीजेपी को नहीं समझना है क्या? बीजेपी तो समझी हुई है ना कि भाई इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो फेयर करेगा। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के आगे बहुत मजबूत सतम बन के खड़ा है कि जनता आपको हराएगी। जनता ने मन बना लिया बीजेपी को हराने का, लेकिन चुनाव आयोग कहता है चिंता मत करो, हम हैं। जितने लोग आपसे नाराज हैं उससे ज्यादा हम फर्जी वोटिंग करके आपको जिता देंगे। आपके लिए आज तक प्रतिमा जी चुनाव आयोग, बीजेपी ये जवाब नहीं दे पाई कि 5 तारीख को वोटिंग का परसेंटेज इलेक्शन कमीशन की साइट पे 61% था। 5-6 तारीख को ये 64 पॉइंट कुछ हो गया, और 7 तारीख को ये 67.33 हो गया। 13,65,000 वोट वोटिंग के बाद कैसे बढ़ गए, आज तक जवाब ना बीजेपी दे पाई, ना चुनाव आयोग दे पाया। हाँ, हर किसी का समय आता है, समय निश्चित है, राजयोग निश्चित है, हर किसी का समय है। जिस दिन, और हरियाणा में एक कहावत है प्रतिमा जी, बोला डके डोल हैं, ये डके डोल हैं। जिस दिन ये डोल उगड़ेंगे ना, सब नवेरा पाटेगा कि भैया किस तरीके से सरकार बनाया करते, क्यों कर राज बनाया करते। किरण चौधरी कह रही है 40 साल तक भूल जाएं कांग्रेस वाले, बीजेपी सरकार बनाएगी, कोई और नहीं आने वाला है। नई भाजपा की हुई है ना, नया जोश है, तो जोश में ही सिर्फ ये बातें बोल रही हैं। और जिस पार्टी, जो किरण चौधरी जी यहाँ विपक्ष की नेता होती थी, जो किरण चौधरी जी यहाँ कहती थी तो शाम भिवानी की चौधर लाऊंगी, मुख्यमंत्री सम्मान नहीं दिया ना आपने। विपक्ष की नेता होती थी, मीटिंग करने सारे जाते थे हुड्डा साहब के यहाँ पे। सम्मान तो क्रॉस वो कहती है मैं काम मांगती रही कि भाई मेरे इलाके के काम कर दो। हुड्डा साहब को तकलीफ हो जाती थी कि भाई भिवानी में काम नहीं करना है। उनके कहने से सारी बातें सच थोड़े ही होंगी। वोट क्रॉस किया तो राहुल गांधी जी ने टाइम नहीं दिया। राहुल गांधी वोट करो, आप पार्टी में रह करके गद्दारी करो। आज ये पांच लोगों को कांग्रेस कैसे मुंह लगाए? ये 5 लोग ही कह रहे हैं हुड्डा साहब हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, अपने विधायकों को बचा रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं। सब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। बीके हरिप्रसाद जी तो कोई किसी गुट से नहीं आते, वो तो महाराष्ट्र, उनको तो कर्नाटक से, उनको तो किसी से मतलब नहीं है। वोट तो उन्होंने भी देखे हैं, वोट तो उन्होंने भी देखे हैं। सिर्फ अपने आप को बचाने के, मतलब थोड़ी शर्म तो कम से कम इन लोगों को है कि भाई मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद इलियास गद्दार हैं, लेकिन इतना उन्होंने अच्छा काम किया ये कह करके भाई हमने वोट क्रॉस करे। हाँ, खुलकर बोल रहे हैं, खुल के। अरे ये बेशरम वोट क्रॉस करके कहते हैं हमने वोट क्रॉस नहीं करा। अरे एक व्यक्ति ने नहीं देखा आप 3 को, 2 व्यक्तियों ने देखा आप लोगों को।
चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो साजिश कर रहे हैं, बीके हरिप्रसाद जी इनके साथ कौन सी साजिश कर रहे हैं? रेणु बाला का तो वोट उन्होंने देखा है। फिर रेणु बाला कह रही मैंने तो कोई क्रॉस वोट नहीं किया। एक व्यक्ति को निशाना मत बनाओ। सुबह शाम उठते बैठते बस सपने में भूपेंद्र हुड्डा जी नजर आते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने ये कर दिया, दीपेंद्र हुड्डा ने ये कर दिया, हुड्डा ने ये कर दिया, हमें जेल करा दी, हमें फलान करा दी। अरे अगर हुड्डा साहब में इतने खोट हैं तो FIR दर्ज करो। ये कहते हैं हुड्डा ने तो इतने घोटाले कर दिए, फलान कर दिए। अरे करो FIR दर्ज, तुम्हारे अंदर दम है तो, तुम्हारी बात सच है तो करो ना FIR दर्ज। तो आप कह रहे हैं भी सिर्फ बातें ही हैं आपके लिए। बस अभी क्योंकि इंटरव्यू खत्म करना है तो 2-4 कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जिनका जवाब मैं चाहूँगी कि एक वर्ड में दें तो बेटर है, एक लाइन में भी दे सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जस्सी पेटवार के लिए क्या हैं? मेरे नेता हैं और बहुत ही सम्मानीय हैं, और जिन्होंने मेरी पहचान को एक अवसर दिया, ये मैं कहूँगा। अभय चौटाला को क्या कहना चाहेंगे? अगर थोड़ा सा भाषा संयमित रहे तो बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं। दुष्यंत चौटाला को क्या नसीहत? मेरे ख्याल से मेरी नसीहत से भी अब कुछ नहीं बनना। मतलब दुष्यंत इतने ढीठ हो गए या क्या मतलब? नहीं, जो उन्होंने डिसीजन लिया बीजेपी के साथ जाने का, किसान आंदोलन में भी बीजेपी के साथ खड़े रहे, जब पूरे देश का प्रदेश का किसान जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहा था, तब भी वो किसानों को ही गालियां दे रहे थे। भाई किसानों को ही कह रहे थे कि ये काले कानून नहीं है, हर कानून को काला कह दोगे तो कैसे चलेगा। तो मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है। आने वाले भविष्य में 2029 में हरियाणा कांग्रेस का नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव आप कह रहे हैं लड़ा भी जाएगा? राव नरेंद्र जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीके हरिप्रसाद जी प्रभारी हैं, और बहुत सारे सीनियर नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो मतलब 29 में भी फिर से ही आपकी लाइन होगी कि सरकार बनावेगा हुड्डा, सरकार बनावेगा। सरकार तो अब की बार भी बना दी थी, वोट चोरी ना होती तो बनी गई थी सरकार तो। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको कहा तो कि वोट 13,65,000 वोट कैसे बढ़े? वोट चोरी तो हुई, लेकिन आपके नेता तो यही कह रहे हैं कि भाई, रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा, भले ही हुड्डा साहब ये कह दें कि भाई वोट परसेंटेज बढ़ गई, लेकिन सरकार बनाने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की थी। नहीं आई तो आप लोग कम से कम इसकी जिम्मेदारी तो लो। क्यों रणदीप सुरजेवाला जी की क्यों नहीं थी? वो भी तो कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता है, MP है। लेकिन ऊपर से तो राहुल गांधी ने तो सारी की सारी पावर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के हाथ में दे दी थी। कह दिया कि सिर्फ हुड्डा साहब प्रचार करेंगे, रणदीप जी नहीं करेंगे, शैलजा जी नहीं करेंगी, जस्सी पेटवाड़ नहीं करेगा, या दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं करेंगे, ये तो नहीं कहा। सबको मिला करके राहुल गांधी जी ने कहा कि जाओ अपनी सरकार बनाओ। तो कुमारी शैलजा भी आपके लिए उतनी ही आदरणीय हैं जितने भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं? आदरणीय हैं। मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, हमारी पार्टी की सम्मानित नेता हैं बहन जी, दिल से सम्मान करता हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जो चुनाव के दौरान जो चीज़ें कही गई, मुझे समझ नहीं आया कि भाई क्यों मेरे लिए यूज़ की गई। मुझे तो आज तक तकलीफ है मुझे उन शब्दों की, बट मेरे लिए सम्मानित हैं क्योंकि मेरी पार्टी की नेता हैं और मैं विचारधारा के साथ। तो चुनाव के बाद भी कभी बात हुई आपकी कुमारी शैलजा जी से, उनको समझाने की, मनाने की कोशिश की कि भाई इस तरीके से बहन जी मेरा ना कोई मकसद था, ना मुझे मालूम था, और अगर आपको बुरा लगा है तो आप बड़ी हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा? कभी मुलाकात नहीं हुई। नहीं हुई, करने की कोशिश भी नहीं की? पार्टी मीटिंगों में कभी मिलेंगे तो हो जाती है। मिलेंगे तो बोलेंगे, वो दुश्मन थोड़े ही हम। तो 4 सांसद दिखते हैं एक साथ, कुमारी शैलजा क्यों नहीं दिखती है 5वीं सांसद? वो तो वही बताएं, मेरे से सीनियर है, मैं तो क्या बताऊं। आपके सारे दोस्त ही हैं ना, इकट्ठे रहते हैं सारे के सारे। हम भी 32 विधायक हैं, 32 में से हम भी 5 इकट्ठे रहते हो तो दोस्ती की बात होती है। सारी क्लास आपस में दोस्त थोड़ी होती है। मतलब ये नया आंकड़ा याद करना पड़ेगा पूरे हरियाणा को, 37 नहीं है कांग्रेस की, अब 32 है। मेरी नज़र में 32 है। बेशक कांग्रेस 37 गिने, मेरी नज़र में 32 हैं, क्योंकि गद्दारी से नहीं जाएंगे, फिर करेंगे। तो कोई और गद्दार पार्टी में नहीं पैदा हो जाए, इसलिए आपको अभी सबक लेना पड़ेगा, कार्रवाई करनी चाहिए। हमेशा के लिए इनके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद होने चाहिए। जस्सी पेटवाड़ का आगे राजनीतिक करियर में कहाँ देखते हैं अपने आप को? क्या सपना है, क्या टारगेट है? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे मेरा सपना है कि जो नारनौंद का नौजवान है, उस एक पढ़े लिखे नौजवान को रोज़गार मिल जाए, और जो नारनौंद में, क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं हैं दिल्ली से, 2.5 घंटे के ही सफ़र की दूरी पे हैं हम दिल्ली से,
तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ कंपनीज वगैरह में नारनौंद के जो कुछ फैक्ट्रीज आएँ, उद्योग लगें और हमारे नारनौंद के किसान को एमएसपी मिले, उनकी फसल का दाना दाना सरकार खरीदने का काम करे। और विकास तो हर सरकार में होता है, कोई सरकार कम करवाती है, कोई सरकार ज़्यादा करवाती है। और जब जब सत्ता में होंगे तब नारनौंद को विकास की एक ऐसी पटकथा लिख के जाएंगे कि सदियां याद करेंगी कि ये विकास होता है। विकास में कमीशन खोरी नहीं होनी चाहिए। विकास नहीं तो विकास में कमीशन खोरी कौन कर रहा है? चल रही है, आज तो धड़ल्ले से चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है। चाहे एक नाली बनाओ उसमें भी कमीशन है, गली बनाओ उसमें भी कमीशन है। अच्छा, हर चीज़ में कमीशन आजकल सेट है। 100%। तो ये आगे कांग्रेस की सरकार अगर कभी आ गई, कभी नहीं जी, 2029 में आएगी। पक्का? पक्का, श्योर, लिख के ले लीजिए। चलो लिख के भी लेंगे नहीं तो ये इंटरव्यू ही सबसे बड़ा प्रूफ है। 2029 में देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। 10 साल कांग्रेस ने भी राज किया था, तब भी लोग ये कहते थे पता नहीं कांग्रेस कैसे जाएगी, पता नहीं कांग्रेस कैसे जाएगी। इंदिरा जी का समय था, नेहरू जी का समय था, लोग सोचते थे इंदिरा मर गई तो पता नहीं क्या देश कैसे चलेगा। नेहरू जी के बगैर लोग कल्पना नहीं करते थे कि नेहरू के बगैर भी दूसरा कोई प्रधानमंत्री होगा। तो सबका समय आता है। कांग्रेस ने 10 साल राज किया, बीजेपी 15 साल करके चली जाएगी। लेकिन उम्मीद है, विश्वास है कि सरकार आएगी जरूर। पूरी मेहनत करेंगे मिल करके, मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश और देश के लोगों को बताएंगे कि ये लोग देश बेचने वाले लोग हैं, इन्होंने सब कुछ बेच दिया, ये केवल 2 व्यापारियों का हित समझते हैं। जनता को बताएंगे और उम्मीद है कि जनता जागेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बहुत लंबा वक्त हो गया बातचीत की और तमाम विषयों पर हमने खुल के बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस समय। बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी। और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो मेरी बातें थी वो आपके माध्यम से मैं अपने इस चैनल के दर्शकों के और अपने लोगों तक पहुंचा पाया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो विधायक जस्सी पेटवार खुल के बात की आज हरियाणा न्यूज़ के इस कार्यक्रम में और साफ तौर पे ये बता दिया कि भाई कांग्रेस की सरकार 2029 में आकर ही रहेगी, चाहे आप लिख कर ले लीजिए। अब कैमरे पे बोल दिया है तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भले ही आम लोग कहें कि आ जाए, कांग्रेस की खुद के ही रीजंस की वजह से वो नहीं आ पाती है। अब पार्टी क्या तमाम चीज़ों से सबक लेने के बाद कुछ ऐसी ठोस स्ट्रैटेजी बनाएगी कि वाकई में 2029 में सब कुछ ठीक होगा, पार्टी मजबूत होगी और जो ये सपना देख रहे हैं सरकार बनाने का वो साकार हो पाएगा। तमाम विषयों पर खुल के बातचीत की। आईएनएलडी के नेताओं को बहुत सारे सुझाव दिए और बताया कि जब आईएनएलडी में थे तब किस तरीके की परेशानियों को झेलते भी थे, देखते भी थे। परिवार टूटा तो इनको भी तकलीफ हुई, लेकिन अल्टीमेटली जो विचारधारा थी कहीं ना कहीं वो उससे मेल नहीं खा रही थी और इसीलिए डिसीजन लिया, आगे बढ़े, कांग्रेस में आए। लेकिन बीजेपी के खिलाफ हमेशा से ही इनकी लड़ाई रही है, इनकी सोच रही है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।